जय हिंद। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख ज़रा उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है। अब दोस्तों आप ही लोग को डिसाइड करना है कि आप चमकना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लाइन थी, इससे शुरुआत की है आज के लेसन की। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर। याद कीजिए पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पता है आपको? जी बिल्कुल, आपको पता रहना चाहिए। हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना कि आखिर दिल्ली सल्तनत कैसी पनपी, दिल्ली सल्तनत से पहले कौन कौन से वो जो राजपूत रूलर्स वगैरह थे उनके भी रूल्स थे। आपके पता ही है कि दिल्ली में उनका भी तो रूल था। ऐसा तो था नहीं कि दिल्ली को बसाने में सिर्फ आपका दिल्ली सल्तनत का रूल था, मतलब रोल था। कौन थे राजपूत में? आपके तोमार से थे, उसके उनके बाद आए थे चौहान, जिसे इसमें आपका बुक में चाहमनास लिख रखा है। पृथ्वीराज चौहान थे सबसे ज़्यादा देर तक जिन्होंने रूल किया था। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में भी देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि वो लोग ना अपने सिर्फ गैरिसन टाउन तक ही सीमित थे। बाद में देखिए एक्सपेंशन की जो प्रक्रिया थी ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो किसने शुरू की थी? वो आपकी शुरू की थी बलबन ने शुरू की थी आपकी एक्सपेंशन की प्रक्रिया। उसके बाद खिलजी आए, फिर मोहम्मद तुगलक, ठीक है, और भी जो थे इन्होंने भी एक्सपेंशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। एक्सपेंशन, खिलजी तो साउथ तक पहुंच गया था एकदम। तो वही देखिए आपको मैंने जैसे बताया था उस टाइम पे कि इब्राहिम लोदी जैसे लास्ट आपके रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, लोदी डायनेस्टी के। उसके बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर मुगल एम्पायर था क्या। ठीक है, मुगल एम्पायर के राजा कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे। यहाँ पे हम सिर्फ अर्ली मुगल पीरियड की बात करेंगे। लेटर मुगल पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि लेटर मुगल पीरियड आपको इंपॉर्टेंट लगेगा पता है कब? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि लेटर मुगल पीरियड में कोई ऐसा था ही नहीं जिसने कुछ किया हो। जिसमें से एक आप लास्ट जानते होंगे 1857 में बहादुर शाह जफर। ठीक है, बंदे में दम था नहीं, फिर भी उसे सब लीडर मानते थे। ऐसी तैसी हो गई थी 1857 के रिवोल्ट की, आपको भी पता है। तो वही आज हम करने वाले हैं, मुगल एम्पायर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सौरभ राज है और आप सबका स्वागत है नॉलेज कैसल पे। अब यहाँ लिखा हुआ है रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना कि इंडिया, पता है क्या है, इंडिया में आप जानते हैं कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कल्चर्स बहुत अलग हैं। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो मतलब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी ना रूल करने के लिए, क्योंकि अगर लार्ज टेरिटरी पे अगर आपने रूल किया तो उन सब को आपको लेके चलना होता है। सबसे पहले जो ना लेके चला वो आपको पता ही है कि कितनी तेज़ी से उनका पतन होता है। तो वही यहाँ पे बात की गई है। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडेसर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथरटू सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। सही बात है। देखिए क्या था ना कि पुराने टाइम पे भी अगर देखिएगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कि इतने बड़े इलाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर पूरी अच्छे से रूल करना है तो उन्हें सबसे पहले तो हर चीज़ को समझना होगा। जो नहीं समझ पाता है कि हर जगह के हिसाब से अलग पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करना चाहिए, जो नहीं कर पाता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। फिर उसकी वही रहती है, 4-5 साल आया, 10-15 साल टिका, उसके बाद चलता बना। ठीक है, बस यही यहाँ पे था। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. देखिए लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में क्या हुआ मुगल एम्पायर के साथ कि इन्होंने आगरा एंड दिल्ली पे तो फुल कंट्रोल पा लिया था। आपको भी पता है लेटर इन द 16th सेंचुरी यानी 1526 में तो आ गया था। वो 16th सेंचुरी की शुरुआत हो गई थी जब 1526 में आपका बाबर आया था, इब्राहिम लोदी की बैंड बजाई थी एंड मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी थी, मुगल्स की स्थापना कर दी थी। उस टाइम पे वो मुगल एम्पायर नहीं था। एम्पायर आप जानते हैं, मैंने डिफरेंस बताया था एम्पायर एंड किंगडम में, क्योंकि एम्पायर एक बहुत बड़ा इलाका होता है। उस टाइम पे सिर्फ मुगल्स आए थे जिन्होंने आगरा एंड दिल्ली पे अपना हुकूमत जमाई थी। उसके बाद जाके आपकी 17th सेंचुरी में जाके क्या होता है कि मुगल एम्पायर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता है, जिसमें आपका मेजर रोल जो होता है आप सब जानते हैं अकबर का। ठीक है, अकबर का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। उसके पहले क्या था ना कि रोल मतलब था, एक्सपेंड हो रहा था पर उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था। 17th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरीके से हुआ कि मतलब मानिए पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ही
ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे सिर्फ मुगल्स की क्या थी, रूल था, मुगल्स का रूल था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट्स दैट आउट लास्टेड देयर रूल। इन्होंने भी कई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वगैरह, गवर्नमेंट्स के गवर्नेंस चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन करने के लिए कोई भी रूल्स वगैरह थे जो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, ठीक है, उनको भी ले आया, लगाया। लीविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, ठीक है। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन। देखिए ये भी बात है इसमें, इस टाइम पे देखिए ये पता क्या था, अब आप कहेंगे ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि मुगल एम्पायर, सॉरी दिल्ली सल्तनत, अगर आप कहेंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में तो मैं दिल्ली सल्तनत का एक सेपरेट से सीरीज़ बना दूंगा 2-3 वीडियो की। वैसे ही मुगल एम्पायर में, क्योंकि मुगल एम्पायर में ना देखिए आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह आप जानते होंगे, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी गई हैं, डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, वो उतना इस चैप्टर में नहीं दे रखा है। इस चैप्टर में मेनली अगर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में बता रखा है तो आप जानते हैं जलालुद्दीन के बारे में बता रखा है, अकबर, वही है इसमें, वही हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लास्ट में क्या लिखा है कि टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। ये रहा आपका रेड फोर्ट, आपको दिख रहा है ना। कुछ ही दिनों में आपको भी पता है कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त को। कहाँ पे प्रधानमंत्री जी होंगे इंडिपेंडेंस डे पे, कहाँ पे होंगे, रेड फोर्ट पे। ये रहा आपका लाल किला। आई होप आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो घूमने कभी ना कभी तो गए ही होंगे, ठीक है। तो ये किसका रेसिडेंस था, ये था मुगल एम्परर्स का रेसिडेंस था। और इसे किसने बनाया था, इसका आंसर हम नीचे देंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, सस्पेंस बनाने का इतना कोई शौक है नहीं। तो इसको बनाया था आपके शाहजहाँ ने, बनाया था। शाहजहाँ ने बहुत बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स कराई थी। मतलब कहा जाता था कि मुगल एम्पायर में जब सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स होगी, पेंटिंग्स वगैरह पे काम किया गया था, तो वो किया गया था शाहजहाँ के टाइम पे। एंड सबसे ज़्यादा अगर देखिए जाएगा, जो हम कहते थे ना कि सब कॉन्टिनेंट में जो पैसे थे, मनी थी, वो आपके शाहजहाँ के टाइम पे थी, तभी तो इतने डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे थे शाहजहाँ के टाइम पे। वही आगे चलते हम, चलिए। आपने यहाँ पे देखा, थोड़ा बहुत समझा कि कैसे यहाँ पे लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए कैसे चीज़ें हुई। अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो या तो छोटे तक सिमट जाओगे, या तो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ के बंदे उठेंगे, रेबेलियंस उठेंगे, भगा देंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस, अब इससे ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं। हु वर दी मुगल्स। अब हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि मुगल्स थे कौन, ठीक है। तो मुगल्स देखिए मैं आपको बताऊँ, मुगल्स थे, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेजेस, ठीक है। मुगल्स जो थे वो 2 लिनेजेस जो रूलर्स थे ना, 2 मतलब ग्रेट जो रूलर्स वगैरह थे, उनके क्या थे, ये डिसेंडेंट्स थे। उनमें से एक था उनकी मदर से साइड से, उनके ये किसके थे डिसेंडेंट्स, जंगिस खान के। मदर की साइड से ये किसके डिसेंडेंट्स थे, जंगिस खान के। एंड मंगोल रूलर, आपको पता ही है कि जंगिस खान कौन था, एक मंगोल रूलर था हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जिसने चाइना एंड सेंट्रल एशिया पे अपना रूल काबिज किया था। एंड बहुत लोगों की क्रूर तरीके से हत्या की थी, मतलब बहुत ही क्रूर शासक था, आप समझ सकते हैं। फ्रॉम द फादर साइड, माता की साइड से तो ये जंगिस खान की तरफ से थे, पर वहीं अगर फादर की साइड से देखिएगा तो ये किसकी तरफ से थे, तिमूर की तरफ से थे, जिनकी निधन कब हुआ था, निधन 1404 में। और ये तिमूर कौन थे, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तिमूर जो थे ये थे आपके ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे जो टर्की के रूलर्स थे, मतलब यहाँ पे रूल किया करते थे तिमूर्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुगल्स किसके डिसेंडेंट्स थे, कहाँ से आए थे, हु वर दी मुगल्स, ठीक है। मदर की साइड से जंगिस खान एंड फादर की साइड से तिमूर। अब आगे चलते हैं। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। देखिए मुगल्स को अच्छा नहीं लगता था कि क्या उन्हें मुगल किया जाए, मंगोल किया जाए, कहा जाए, क्योंकि ये लोग क्या मानते थे, दिस वॉज बिकॉज जंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास केयर ऑफ इननमरेबल पीपल। देखिए क्या हुआ था ना कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनको एसोसिएट किया जाए जंगिस खान की मतलब तरफ से, मंगोल कहा जाए या मुगल्स कहा जाए। क्यों, क्योंकि ये जानते थे क्या, क्योंकि जंगिस खान ने बहुत ही मास किलिंग पे क्या किया था, किलिंग की थी, लोगों को मारा था, हत्या ही हुई थी, हत्याकांड हुआ था, ठीक है। रूल करने के लिए लूटपाट वगैरह, तो इस तरीके से ये कि गलत इमेज लेके नहीं जाना चाहते थे, इनको ऐसा लगता था, ठीक है, मुगल्स को ऐसा लगता था, ठीक है, कि इन्हें कोई मंगोल बुलाए इन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ये लोग क्या कहते थे, इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर। और ये देखिए मंगोल्स किसके, अगर इन्हें मंगोल कहेंगे तो इनके जो लिंकेजेस थे उज्बेक से भी हो जाते थे,
मंगोल इनके कॉम्पिटिटर्स, मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, अब वही है कि इनको फिर ये लोग क्या करते थे, अगर मदर की साइड से जंगिस खान की अगर ये डिसेंडेंट्स अपने आप को नहीं कहलाए जाते थे या उनका नाम यूज़ नहीं करते थे, तो ये कहते थे तैमूर की तरफ से, हम तैमूर का यूज़ करते थे, फादर की तरफ से थे, मतलब ठीक है। मतलब आप देखिएगा, अब आगे चलते हैं। नीचे एक मिनिएचर पेंटिंग दे रखी है, इसको अब ज़रा समझिए कि इसमें कौन कौन है। देखिए इस मिनिएचर पेंटिंग में सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ मैं क्या है। इस मिनिएचर पेंटिंग में आपको तिमूर और तिमूर के जो डिसेंडेंट्स वगैरह है ना, बेटे, ग्रेट ग्रैंड सन हो गए, ये सब हो गए, ये सब हैं इसमें, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस मिनिएचर पेंटिंग में आपको जो सेंटर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हैं कौन, इस मिनिएचर पेंटिंग में जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं ये हैं तिमूर। तिमूर आपको दिखे सेंटर में, ठीक है, तिमूर आपको सेंटर में दिख गए। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आपके राइट साइड में जो तिमूर के हैं, राइट साइड में तिमूर जहाँ पे बैठे सेंटर में, इनके राइट साइड में इनके बेटे जो हैं सन मीरन शाह, ये आपके मीरन शाह बैठ रखे राइट साइड में। फिर क्या है, मीरन शाह बैठे हैं द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स ग्रेट ग्रेट फादर। मीरन शाह कौन थे, मीरन शाह थे ग्रेट ग्रैंड फादर थे किसके, बाबर के, फर्स्ट मुगल एम्परर जो थे, ठीक है। एंड देन अबू सैद बाबर्स ग्रैंड फादर। फिर मीरन शाह के बगल में कौन बैठ रखा है, मीरन शाह के बगल में बैठ रखे हैं इनके बाबर के ग्रैंड फादर कौन, अबू सैद। टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। देखिए लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है तैमूर के, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये जो हैं आपके, ये बैठे हैं रखे हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। एंड उमर शेख बाबर्स फादर, इसके साइड में कौन बैठ रखे हैं, उमर शेख बाबर के फादर। द मुगल एम्परर्स बाबर, अकबर एंड शाहजहां आर दी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर यहाँ पे आपके हैं देखिए ये बाबर बैठे हैं, ये अकबर एंड ये शाहजहां बैठ रखे हैं, ठीक है, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड तैमूर्स राइट एंड हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर द हुमायून, जहांगीर, औरंगजेब। फिर आपके यहाँ पे हुमायून, जहांगीर एंड ये औरंगजेब। मतलब इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने बैठ के मतलब मिनिएचर पेंटिंग बनवाई होगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये सोचने की गलती भी मत कीजिएगा। क्यों, ये सारे इस पेंटिंग में बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये सारे थे मेन रूलर्स ऑफ दी मुगल्स। रूलर्स मुगल्स नहीं थे, मतलब मुगल्स की पूरी फैमिली बता रखी है, जो इंपॉर्टेंट जो योद्धा वगैरह रूलर्स वगैरह थे उनके बारे में बता रखे हैं। इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ थी मुगल्स की, मुगल शासन में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में बता रखा है। अब तैमूर थे, तैमूर के टाइम पे जब वो जिंदा कब मर गए, 1404 में, और औरंगजेब आपका 1707 में मरा, 300 साल का डिफरेंस है। तो इसमें औरंगजेब कहाँ से आ गया, तैमूर के साथ। तो ये सिर्फ एक पेंटिंग बनाई गई है बताने के लिए कि ये रहे इनके डिसेंडेंट्स वगैरह तैमूर के। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड डायनेस्टी। आपको जैसे मैंने बता रखा था कि देखिए मुगल्स को अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें मंगोल से जोड़ के देखा जाए, तो ये लोग अपने आप को क्या कहते थे, तिमूर के वंशज कहते थे, तिमूर डायनेस्टी से अपने आप को जोड़ते थे। नॉट एट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैज़ कैप्चर्ड। इसके लिए नहीं कि इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर किया था, आपको पता है कि तिमूर ने 1398 में। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। ये आपने पिक्चर ऊपर देखी ली, ग्रुप फोटोग्राफ थी, ठीक है। अब एक बार हम देखेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। आखिर मुगल्स आए कैसे थे भारत में, आए कैसे थे, वो हमें देखना है इसमें। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। बाबर जो थे आपके फर्स्ट मुगल एम्परर थे, कब से, 1526 से 1530 तक। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ये 1226 में तो भारत आए थे, पर उससे पहले 1494 में, मतलब 1494 में इन्होंने फरगाना की गद्दी पे अपना बैठ चुके थे। ये फरगाना की गद्दी पे आपके बाबर बैठ चुके थे जब ये सिर्फ 12 साल के थे। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक। फिर इनको क्या किया था, इनको फोर्स करके भगा दिया गया था। क्यों भगा दिया गया था, क्योंकि इन्वेजन हो चुका था किनका, एक अलग मंगोल ग्रुप जो मैंने ऊपर आपको बताया था उज्बेक्स का था, उन्होंने इनको भगा दिया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम बाद इन्होंने काबुल पे भी अपना कब्जा कर लिया। 1504 में इन्होंने काबुल को अपने हाथ में ले लिया, तो मतलब ये काबुल पे रूल करने लग गए। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसके बाद क्या होता है ना कि इब्राहिम लोदी, आपको पता ही है कि लास्ट आपका कौन था, दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो लोदी डायनेस्टी को बिलोंग करता था।
तो बाबर जब इंडिया में आया तो उस टाइम पे इब्राहिम लोदी तख्त पे बैठा हुआ था आपका दिल्ली की। तो बाबर ने क्या किया, 1526 में जब एंट्री मारी तो उसने इब्राहिम लोदी को हराया, और उसके बाद तख्त पे कौन बैठ गया, उस पर बाबर बैठ गया आपका। फिर बाबर ने क्या किया, मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी, नींव रख दी इंडिया में मुगल एम्पायर की। ठीक है, एंड ये भी एक बात रखिएगा कि इंडिया में सबसे पहले जो कहा जाता है कि जो नहीं होते तोप कौन लेके आया था, तो वो आपका लेके आया था बाबर। सबसे बड़ी जो हारने की वजह जो थी ना, वो यही थी इब्राहिम लोदी की। भले ही इनकी सेना 1 लाख थी, ज़्यादा थी, मतलब 5 गुना ज़्यादा थी किसके मुकाबले, बाबर के मुकाबले, पर जो लड़ने की स्किल्स वगैरह थी एंड जो वेपन्स वगैरह बाबर लेके आया था ना, उसको झेल नहीं पाई इब्राहिम लोदी की सेना। ठीक है, इतने तोपे बरसाई, इतनी तोपे बरसाई कि उनके तोपे उड़ गए। ठीक है, उनके टोपे उड़ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। फिर उसके बाद थ्रोन पे कौन बैठ गया, आपका बाबर बैठ गया 1526। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि बाबर जब बैठा तो इसने बहुत दिन तक रूल किया। 1526 में आया, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। ये बंदा जब से आया थ्रोन पे बैठा 4 साल तक लड़ाई करते रह गया, बेचारे ने थोड़ी ज़िंदगी जी नहीं। ठीक है, क्योंकि बाबर जो था एक ग्रेट रूलर था, अच्छा रूलर था। ठीक है, अच्छा फाइटर था। ठीक है, हर चीज़ थी इसमें, काबिलियत थी, तभी तो इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कोई पागल सा सनकी सा अगर रूलर होता, वो सिर्फ इतना सोच लेता था 5 गुना सेना है कैसे हराएंगे, पर पावरफुल रूलर था। ठीक है, वही चीज़ है। अब नीचे एक टेबल चार्ट दे रखा है, इसमें आपका दे रखा है मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स बता रखे हैं मुगल एम्परर्स के। मुगल एम्परर्स के जो मेजर इवेंट्स वगैरह थे ना, इसमें मोस्ट पॉपुलर मुगल एम्परर्स दे रखे हैं, जैसे आपके बाबर से लेके औरंगजेब तक। इसमें बाद के रूलर्स वगैरह नहीं, बहादुर शाह जफर एंड उससे पहले के। ठीक है, इन सब के बारे में नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ अर्ली मुगल एम्परर्स जो थे ना उनके बारे में दे रखा है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखिए इसमें मुगल एम्परर्स एंड उनके क्या नाम है, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स वगैरह दे रखे हैं। सबसे पहले हम अगर बाबर का देखें तो बाबर ने दिल्ली के तख्त पर एक कब तक बैठा रहा था, 1526 से लेकर 1530 तक यह तख्त पे बैठा रहा। ठीक है, थ्रोन पे। 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। इब्राहिम लोदी को हराया, फिर उसके अफगान सपोर्टर्स को भी हराया। किस कहाँ पे, पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट पानीपत की बैटल लड़ी गई थी यहाँ पे, आपको याद होनी चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, उसके बाद 1527 में इसने बैटल ऑफ खानुआ में किसको हराया, राणा संगा को हराया, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज इन सबको हरा दिया बैटल ऑफ खानुआ में। बैटल ऑफ खानुआ, ये देखिए ये सब जो बैटल वगैरह है ना, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानुआ, इन सब के नाम थोड़े बहुत याद कर लिया करिए, क्योंकि पता क्या होता है एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए। बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, आप समझिए। देखिए मुगल एम्पायर जो है ना, देखिए सही बताऊँ, दिल्ली सल्तनत की आपने एक ज़्यादा मूवी नहीं देखी होगी। एक मूवी आई थी अलाउद्दीन खिलजी पे, भी नहीं थी कि पद्मावत आई थी, जिसमें थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत में आपने अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ लिया था। पर मोस्टली अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी जो आती हैं, वो ज़्यादातर आ जाती हैं, अगर हिस्ट्री की बात करें, मुगल एम्पायर से उठा लेते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर से शायद तानाजी मूवी देख लीजिए, आई थी, उसमें औरंगजेब की इनका बता रखा था, उसमें भी मुगल रूलिंग जो काल था, मुगल्स का जो रूल काल चल रहा था, रूलिंग काल, उन्हीं के बारे में बता रखा था। बहुत मूवीज थी, मतलब मुगल एम्पायर जो 300 साल तक चला था, अर्ली मुगल पीरियड की मैं बात करूँ, 300 लगभग साल तक अर्ली मुगल, इनकी मूवीज बहुत सारी बन जाती है। तो इन्हें हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मुगल्स के बारे में पढ़ने में। ठीक है, तो इंटरेस्ट लीजिए, मन में मतलब जोश पैदा कीजिए एंड इमेजिन करिए कि बाबर आया, लड़ाई की, इसने उसकी गला काटा, उसका दे चीरा। बस यही तो करना है आपको, पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं एंड उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, इसने 1526 में बाबर आया, इब्राहिम लोदी की बैंड बजाई, उसको भगाया। ठीक है, पानीपत की फर्स्ट बैटल में। उसके बैटल ऑफ खानुआ में इसने राणा संगा को हराया, राजपूत रूलर्स थे। ठीक है, 1528 में इसने डिफीट किया किसको, राजपूत को चंदेरी में। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। इसने अपनी मौत से पहले ना, क्या नाम है, बाबर ने आगरा एंड दिल्ली पे अपना पूरी तरीके से कंट्रोल जमा लिया था, बिठा लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाबर का आपने देखा, अब हम देखेंगे दोस्तों हुमायूं का। हुमायूं कौन था? हुमायूं था, देखिए लड़का था। देखिए इस टाइम पे क्या था ना, मैं एक चीज़ बता दूं, मुगल एम्पायर में, अभी आप आगे वाली स्लाइड मतलब देखेंगे, कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, मुगल्स में ऐसा नहीं चलता था कि बाप है, बाप का बड़ा बेटा जो होगा वही थ्रोन पे बैठेगा। इसमें था कि सबको बराबर बराबर चीज़ें मिल जाती थी। ऐसा नहीं था कि एक को रूलर बना दिया, मतलब सबको बराबर बराबर चीज़ें मिल जाती थी।
सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता था, कोई भी भेदभाव नहीं। तो इसके कारण काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी आपस में भाई लड़ गए थे, ठीक है, थ्रोन के लिए, तख्त के लिए लड़ गए। एक मूवी भी आ रही है शायद तख्त, ठीक है, देख लीजिएगा अगर आ गई जब। तो अब हुमायूं के बारे में अगर हम देखें तो क्या था, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है। वही था कि हुमायूं ने क्या किया था, देखिए हुमायूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि बड़े बेटे को मिलता था, ये बांट के चले जाते थे, बाप की प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी, तो हुमायूं ने भी बांट दिया था। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस, अपने ब्रदर्स को प्रोविंसेस वगैरह दे दी थी। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। फिर क्या हुआ देखिए कि जो मिर्ज़ा कामरान था, ये भी एक भाई था हुमायूं का, तो मिर्ज़ा कामरान का था कि इसको पूरा कब्जा करना था। इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हुमायूं ऐसा किया है, तो इसने क्या किया, अफगान लड़ ही रहे थे हुमायूं के साथ, तो ये मिर्ज़ा कामरान अफगानों के साथ मिल गया अपने भाई हुमायूं के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं हारा, हुमायूं भागा, कहाँ भागा, ईरान की तरफ भागा। उसके बाद वहाँ पे तख्त पे कौन बैठा, वहाँ पे बैठा शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी, आप जिसे कहते हैं, जिसने सूरी डायनेस्टी की स्थापना की। 15 सालों तक सूरी डायनेस्टी टिकी थी, ठीक है। कहाँ पे हराया था इसने हुमायूं को, बैटल ऑफ चौसा में 1539 में बैटल ऑफ चौसा, याद करिएगा, 1539 में हरा दिया था। एंड कन्नौज 1540 में आपका किसने हरा दिया था, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। उसके बाद हराया, बैंड बजाई, हुमायूं की हालत बुरी हो गई, ये ईरान भाग गया, ईरान भाग गया ये, ठीक है। ईरान जाके क्या हुआ, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। ईरान में जाने के बाद हुमायूं ने किसकी मदद ली, सफाविद शाह की मदद ली। ही रिकैप्चर्ड इन दिल्ली 1555, वहाँ पे फिर देखिए हुमायूं ने शादी की, फिर इसका लड़का हुआ। अब आप बताइए कौन हुआ था वो लड़का, वो था जलालुद्दीन अकबर, ऐसी नाम था ना शायद, पूरा नाम। अकबर का जन्म हुआ, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ। फिर ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, इसने दिल्ली में फिर से अपना मतलब तख्त पे हमला किया, कब्जा किया 1555 में, ठीक है। पर क्या हुआ, इसकी भी हालत बुरी होगी, इसकी भी किस्मत ठीक नहीं थी, ठीक है। बाबर तो चलो एक ग्रेट रूलर था, मतलब बैटल फील्ड्स में मतलब छाया रहता था, 4 साल जिया, उसने एंजॉय नहीं किया तख्त को। पर इसमें क्या था, हुमायूं का तो अलग ही सिस्टम था, हार गया बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद बेचारे ने इतनी मेहनत से लड़ाई की, 1 ही साल बेचारा एंजॉय कर पाया, उसके बाद इसका भी काम खत्म, ठीक है। 1555 में दिल्ली पे वापस कब्जा करता है, एंड नेक्स्ट ईयर ये मर जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, ठीक है। अकबर के बारे में अब हम देखते हैं। अकबर वॉज 13, आपको पता ही है कि अकबर किसका लड़का था, हुमायूं का। अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अकबर सिर्फ 13 साल का था ना दोस्तों जब ये एम्परर बना था, ठीक है, 13 साल। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स। अकबर का जो काल था ना, एक तो 49 ईयर्स तक यहाँ पे ये रहा था, देखिए कितना लंबा समय तक ये रहा था, 49 ईयर्स तक ये रहा था। तो अकबर का जो था ना, इसके रेन को, मतलब इसके काल को, जो शासन काल था, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1556 से 1570, 1570 से 1585 एंड 1585 से 1605। तो ऐसे बांटा गया है। तो वही हम देखेंगे। फर्स्ट फेज अब हम देखते हैं 1556 से 1570 तक क्या था अकबर का सीन। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान। देखिए अकबर स्टार्टिंग में तो बच्चा था, तो बच्चा उतनी अच्छे से शायद रूल ना कर पाए, तो अकबर को जो गाइड करता था ये इनका कमांडर, मिलिट्री कमांडर, सॉरी पॉलिटिकल कमांडर कह लीजिए, मतलब कमांडर था, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर था कौन, बैरम खान। बैरम खान इनकी मदद करा करता था, ठीक है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, और कुछ अदर मेंबर्स वगैरह भी थे। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। बैरम खान के देखिए साथ ही में बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान, अकबर नहीं जाता था स्टार्टिंग में, ठीक है, अकबर सिर्फ तख्त पे बैठा हुआ था, पर जो सारी चीज़ें जो देखता था स्टार्टिंग में कुछ दिनों में, जब तक अकबर बड़ा नहीं हो जाए, वो कौन देखता था, बैरम खान। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करिए, किसके खिलाफ, सूरीज के खिलाफ कर दिया, ठीक है, अफगान्स के खिलाफ कर दिया, नेबरिंग किंगडम्स कौन कौन से, नेबरिंग किंगडम्स के खिलाफ कर दिया, कौन कौन से थे, आपके मालवा एंड गोंडवाना के खिलाफ कर दिया, ठीक है। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, एंड एक रिवोल्ट हो रहा था उसको भी इन्होंने सप्रेस किया, दबा दिया, किसके, हाफ ब्रदर जो थे इनके, मिर्जा हकीम एंड द उज्बेक्स का जो रिवोल्ट था उनको दबा दिया गया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड 1569 रणथंबोर। इन्होंने 1568 में सिसोदिया को कैपिटल जो था चित्तौड़ उस पर कब्जा किया, एंड रणथंबोर पे भी कब्जा किया 1569 में। इन दोनों पे कब्जा करना, ठीक है, इनकी बैंड बज गई थी सबसे पहली बात तो, ठीक है, पसीने निकल गए थे, ठीक है,
हालत बुरी हो गई थी अकबर की, पर इन्होंने कब्जा कर लिया था एंड में। हालत बुरी हो गई थी पर बैंड बज गई थी इनकी अच्छी खासी। तो ये आपने अकबर का फर्स्ट फेज देखा 1556 से 1570 तक। मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा, अच्छे से समझ में आया। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं सेकंड फेज 1570 से 1585 तक। 1570 से 1585 तक अगर हम देखें तो इसमें क्या था, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स को और बढ़ाया। देखिए अकबर के टाइम पे ना एक्सपेंशन एक अलग लेवल कहीं हुआ था। अगर कहेंगे ना कि अगर एक्सपेंशन की जो शुरुआत हुई थी ना मुगल एम्पायर में, तो वो किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू किया था। एक सेट कर दिया था कि हाँ मैं एक्सपेंड करते जा रहे थे। अब देखिए 1570 से 1585 का इनका अगर देखें रेन, मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट। मिलिट्री कैंपेन्स किए इन्होंने गुजरात में, ठीक है, बिहार में इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स किए, बंगाल में किए, उड़ीसा में किए। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय दी, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1579 टू 1580 रिवोल्ट इन द सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम। और इनके बीच में देखिए कॉम्प्लिकेशंस जो थी ना इन रिवोल्टों में, कैंपेन्स में, ये कौन बीच बीच में हाथ डाले जा रहा था, ठीक है, खराब कर रहा था, मतलब अकबर को परेशान कर रहा था, वो था मिर्जा हकीम। बार बार अड़चन डाले जा रहा था। तो आप ये समझें 1585 से अगर 1605 में देखें तो यहाँ पे जाके होता है एक्सपेंशन अकबर के एम्पायर का, ठीक है। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन्होंने अकबर ने क्या किया, कैंपेन्स लॉन्च कर दी कांधार में। कांधार कहाँ पे है आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में किसके खिलाफ? सफाविद्स। कांधार वॉज सीज फ्रॉम सफाविद्स। कांधार पे हमला किया, सफाविद थे वहाँ पे, उनको हराया, फिर कांधार इनका हो गया। कश्मीर पे इन्होंने हमला किया, कश्मीर को जीता। एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। काबुल पे भी इन्होंने कब्जा कर दिया। किसको मार, मतलब किसकी डेथ के बाद? मिर्जा हकीम की डेथ के बाद। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बैरर खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वॉज अनीस। अकबर ने डेक्कन रीजन पे भी कैंपेन स्टार्टिंग की, जिसमें आपका देखिएगा तो खंडेश, पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, इनको भी कब्जा किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए अकबर ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया था। ज़्यादातर जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अकबर की पॉलिसीज़, इनमें क्या क्या थी, ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा था, यही सब हम देखने वाले हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, ठीक है। लास्ट ईयर में क्या हो रहा था कि सलीम सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि गजब बेइज्जती है यार। वो सोच रहा था गजब बेइज्जती हो रखी है, बाबूजी हमारे बैठ रखे हैं, कब से बैठ रखे हैं। उनका मतलब सलीम कौन थे? फ्यूचर प्रिंस, एम्परर कह लीजिए, फ्यूचर एम्परर जहांगीर जो थे उनको सलीम कहते थे। तो सलीम ने इनकी हालत बुरी कर दी अकबर की। कैसे? अरे मैं कब बैठूंगा यार। जहांगीर सोच रहा मैं कब बैठूंगा तख्त पे, पापा तो जा ही नहीं रहे, 49 ईयर से बैठे हुए हैं, हाफ सेंचुरी ठोक के जाएंगे क्या? तो ये सब सोच रहा था। तो मतलब जहांगीर एकदम उत्सुक हो गया था बैठने के लिए, मेरे को बैठना है थ्रोन पे। तो वही है यहाँ पे बात की गई। अब चलिए जहांगीर को बिठा देते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक इनका क्या काल चला, ठीक है। 22 सालों तक इन्होंने तख्त पे अपना कब्जा जमाया। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू रखा किसने? जहांगीर ने। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज, ठीक है। सिसोदिया के जो रूलर थे मेवाड़ के, अमर सिंह, इन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द 6 अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। देखिए क्या हुआ था ना, 6 अहोम्स और जो अहमदनगर के जो लोग थे ना, यहाँ पे जो इन्होंने कैंपेन्स किए थे स्टार्ट जहांगीर ने, ये उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना इन्होंने सोचा था, ठीक है। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। अब जो सलीम ने किया था, ठीक है, सलीम यानी जहांगीर ने किया था कि यार बाबूजी कब जाएंगे, तो वही जो प्रिंस खुर्रम जो शाहजहां थे, उन्होंने भी रेबेल स्टार्ट कर दिया कि यार मैं कब बैठूंगा तख्त में। मतलब यहाँ से देख रहे हैं बेचैनी सी छा गई थी तख्त पे बैठने की एकदम। द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। देखिए क्या हुआ था ना कि नूर जहां जो थी ना, नूर जहां आप जानते ही होंगे कि जहांगीर की फेवरेट वाइफ थी, बहुत पसंद करता था। एंड कई कई मानों में देखिएगा नूर जहां के जो आम था ना, इनको कॉइन्स पे भी मिंट करा रखा था, ठीक है। तो नूर जहां सोच रही थी कि थोड़ा कंट्रोल करूंगी मैं इसको, पर शाहजहां ने उसे होने नहीं दिया, वो दबा दिया, ठीक है। अब हम देखने वाले शाहजहां का देखते हैं। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। मुगल्स कैंपेन फिर से कंटिन्यू हुई डेक्कन में, जो अकबर करके गया था शाहजहां ने। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अफगान नोबल जो था खान जहां लोधी, इन्होंने भी रेबल स्टार्ट किया, ठीक है, पर हार गया,
ठीक है, हार गया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द अहमदनगर, कैंपेन्स इन्होंने शाहजहाँ ने कहाँ कहाँ पे कैंपेन्स आपके लॉन्च किए, अहमदनगर। द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज, बुंदेल्स को इन्होंने हराया और ओरछा पे इन्होंने कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बाल्क फ्रॉम उज्बेक्स, नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने क्या किया, कैंपेन स्टार्ट किया बाल्क के खिलाफ, उज्बेक्स के खिलाफ, बाल्क के रीजन को, एंड वॉज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद्स। देखिए उज्बेक्स पे जो इन्होंने का कैंपेन था ना ये उतना कामयाब नहीं रहा, लेस अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाया। कांधार भी इनके हाथ से चला गया, किसके हाथ से, ठीक है, जहाँ शाहजहाँ के हाथ से, सफाविद ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, सफाविद से हार गए थे। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स स्यूड फॉर पीस, 1632 में अहमदनगर को फिर मतलब इसने आखिरकार कब्जा कर ही लिया। अब यहाँ देखते हैं लास्ट में इनके भी हुए, इनकी भी बैंड बजेगी। 1657 से 1658 में इनके क्या हुआ, सक्सेशन मतलब थ्रोन पे बैठने के लिए ना इनके बेटों में ना क्या हुआ, एक सक्सेशन मतलब जो नहीं होता सक्सेशन, कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू होगी कि मैं बैठेगा, ठीक है। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुको वर किल्ड, शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। 650 के देखिए शाहजहाँ क्या हुआ था कि औरंगजेब तख्त पे बैठा, 4 भाई थे, ठीक है, सबसे बड़ा दारा शुको था, तीसरे नंबर पे था औरंगजेब आपका, तो वही सब बैठा तो औरंगजेब, पर इनके बीच में देखिए तख्त जो मूवी है ना आएगी वो आपके इसी के बारे में बताती है, दारा शुको की औरंगजेब आखिर कैसे बैठता है अपने भाइयों की जब लड़ाई होती है, सक्सेशन की लड़ाई, तो वही चीज़ उस मूवी में बताई गई है, देखते हैं अब कब आएगी, इंतज़ार रहेगा। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि देखिए एक तो पहले था ना कि शाहजहाँ का लड़का नहीं हो रहा था, शाहजहाँ के बच्चे नहीं हो रहे थे, जब इसका पहला बच्चा हुआ वो दारा शुको था, बहुत प्यार करता था, बहुत ज्ञानी था दारा शुको, हाईली इंटेलिजेंट था, एक अच्छा लीडर था, मिलिट्री लीडर था। अगर वहीं देखिएगा तो औरंगजेब थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलिट्री लीडर था, कमांडर अच्छा था, मिलिट्री लीडर था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, थ्रोन की लड़ाई में दारा शुको को औरंगजेब मार देता है, ठीक है, एंड शाहजहाँ को बंदी बना के 1558 से 1666 तक बंदी बना के जेल में डाल देता है, ठीक है। एंड जब ये दारा शुको को मारता है ना तो कहा जाता है कि एक डब्बे में बंद करके, बक्से में बंद करके उसका सर ले गया था और शाहजहाँ को दिखाया था ये लो तोहफा, ठीक है, और शाहजहाँ चौंक गया था, पहला बच्चा था ना भाई, मार दिया था। अब आपने देखा औरंगजेब बैठ के गद्दी पे, औरंगजेब ने भी 49 ईयर्स तक रूल किया। औरंगजेब जो था ना ये अपने आप को कहता था कि मैं इस्लाम का रखवाला हूँ, इसने बहुत मतलब मास लेवल पे किलिंग की, ठीक है, इस्लाम को जो फॉलो नहीं करता था उनको मार देता था, जो इस्लाम धर्म को मानने से इनकार करता था उनको मार देता था, कई मंदिरें तोड़वाए, कई टेम्पल्स तोड़वाए, कई गुरुद्वारे तोड़वाए, मतलब समझ लीजिए किस लेवल की थी औरंगजेब की जो सोच थी ना, एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी, ठीक है। औरंगजेब बहुत, इसलिए तो इसे क्रूर शासक भी कहते थे, एंड पतन भी हुआ, इसी के कारण पतन भी हुआ। जो अब तक देखिए राजपूत वगैरह जो थे ये थोड़ी बहुत साथ आ गए थे औरंगजेब के टाइम पे, उन्होंने भी रेबल स्टार्ट कर दी थी। औरंगजेब देखिएगा इन्होंने 1658 से 1707 तक इनका क्या था, तख्त पे बैठे थे ये। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड, इन्होंने देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, अहोम्स को सबसे पहले हराया 1663 में, बट रेबल्ड अगेन इन द 1680, पर उन्होंने फिर से रेबल स्टार्ट कर दिया कब, 1680 में। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जई एंड सिक्स वर टेम्परली सक्सेसफुल, तो ये कैंपेन्स जो थे ना औरंगजेब के नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे, यूसुफ जई और सिक्स में जो इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किए थे, सिक्स पे, ये टेम्परली मतलब थोड़ी देर के लिए तो सक्सेसफुल थे, पर आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत मारवाड़ लेड टू द रेबेलियन, देखिए क्या था ना, स्टार्टिंग में क्या था, राजपूत वगैरह तो थे मुगल के साथ, पर उस टाइम के जो आपके चाहे अकबर ले लीजिए, शाहजहाँ, जहांगीर, ये अंदरूनी मामले में उनका मतलब हस्तक्षेप नहीं करते थे किसके, राजपूत के अंदर, पर यहाँ पे औरंगजेब ने उनके अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे कारण क्या हुआ, राजपूत हो गए दिमाग खराब उनका कि भाई कौन पागल सा सनकी आ गया है हमारे बीच में, तो उन्होंने भी रेबेलियन स्टार्ट कर दी। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी महाराज वर इनिशियली सक्सेसफुल, कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया था शिवाजी महाराज के खिलाफ, वो भी थोड़ी देर के लिए सक्सेसफुल रहा, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, देखिए क्या हुआ था ना, आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया क्योंकि औरंगजेब को पता चल गया था कि शिवाजी है बहुत ताकतवर, इसको बहुत लोग मानते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब स्टार्ट कर सकता है ये वॉर औरंगजेब के खिलाफ, तो रेबेल मतलब औरंगजेब बुलाता है शिवाजी को, बहुत बेइज्जती होती है वहाँ पे इसकी, शिवाजी महाराज की, फिर शिवाजी महाराज को जेल में डाल दिया जाता है, पर शिवाजी महाराज थे चालाक, ठीक है, इतना बढ़िया दिमाग, भग गए वहाँ से, कहाँ से,
शिवाजी महाराज भग गए आपके वहाँ से, आगरा से भग गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब वापस अपनी जगह पे गए, राज्य में गए, तो इन्होंने अपने आप को किंग घोषित कर दिया शिवाजी महाराज ने, ठीक है, किंग घोषित कर दिया। और इन्होंने कहा कि अब हम चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे मुगल्स के खिलाफ। मुगल्स के साथ लड़ाई शुरू हुई। एंड उसके बाद जो औरंगजेब की बैंड बजाई है, तानाजी मूवी में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिखाई दिया उसमें, थोड़ा बहुत सीन। वैसे तो और भी बैंड बजाई थी, बैंड पे बैंड बजाते चले गए थे, ठीक है। शिवाजी महाराज ने बैंड बजाई औरंगजेब की। लास्ट में मरते मरते भी औरंगजेब सोच ही गया था क्या, कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी गलती थी ना, कि मैंने शिवाजी से पंगा ले लिया था, ठीक है, वही था, शिवाजी से पंगा ले लिया था। अब शिवाजी जो आपने, शिवाजी द बॉस मूवी है, उसमें जो पॉलिटिशियन था और शिवाजी, उसमें भी तो यही था सीन, यही था। थोड़ा बहुत देखिएगा तो उस मूवी में भी वही स्वाद आ ही जाता है, शिवाजी और औरंगजेब का जो सीन था। प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, आपको भी पता है। देखिए जो औरंगजेब का जो लड़का था ना, प्रिंस अकबर, इसने भी औरंगजेब के खिलाफ क्या किया, रेबल स्टार्ट कर दी गई। किसकी मदद से, मराठास की मदद से इन्होंने रेबल स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। एंड द डेक्कन सल्तनत ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, ठीक है। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, बीजापुर वॉज। देखिए क्या हुआ था ना, अकबर का जो देखिए कमांडर था ना, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, कमांडर जो था, मैंने सुना है, पढ़ा था, कमांडर को क्या हुआ था, औरंगजेब बुलाता था कि तुम आओ इधर, नहीं आए तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, बहुत परेशान करूंगा, दंडित करूंगा। तो कमांडर डर जाता है, वो जाता है, तो उसकी बहस वहस हो जाती है मेरे ख्याल से औरंगजेब के जो मतलब आगे जो वो थे, सेना वेना थी, उन सेना नहीं क्या हैंगे यार, मिलिट्री के कुछ बंदे थे, उनसे बहस हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। उसी कारण क्या होता है ना कि औरंगजेब ने एक लेटर लिख देता है, किसके नाम पे, औरंगजेब लेटर लिख देता है अकबर के नाम पे, क्या, कि बेटे हमारी चाल कामयाब हुई, ठीक है, तुम ऐसे ही इकट्ठा करते रहो किसको, मराठास को, और एक जगह मिल के तोड़ेंगे उनको, मराठास को। और फिर लेटर किसके नाम पे भेज देता है, उसके नाम पे, ये जानबूझ के लिखता है औरंगजेब कि ताकि ये लेटर मिल जाए उन लोगों को, मराठास को, ठीक है, एंड फिर वो लोग मेरे बेटे का साथ छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये होता है, मराठास को मिलती है, वो पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा धोखा दोगे, तो मराठास भाग जाते हैं। उसके बाद अकबर की भी हालत बुरी हो जाती है, तो वो भी भाग जाता है, कहाँ पे, ईरान भाग जाता है। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज, और अकबर, देखिए अकबर के रेबेलियन के बाद ना औरंगजेब आर्मी सेंड करता है डेक्कन सल्तनत में, बीजापुर को एक कब्जा लेता है 1685 में, गोलकोंडा को 1687 में, एंड 1698 में औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट दी मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। देखिए औरंगजेब इतना ज़्यादा ध्यान देने लग गया था ना, सब यहाँ पे देखेंगे आप, औरंगजेब इतना ज़्यादा ध्यान देने लग गया था आपका कहाँ पे, डेक्कन रीजन पे, कि जहाँ पे जो मेन रीजन्स वगैरह थे ना आपके ऊपर के, वहाँ पे भूल ही गया था। मारवाड़ का रीजन हो गया, ठीक है, राजस्थान वगैरह का जो रीजन था वहाँ पे ये भूल ही गया, नॉर्थ वेस्ट। डेक्कन में इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे, इसने आर्मी भेजी, खर्चा भी बहुत हो, जब इतनी लड़ाइयाँ लड़ोगे तो खर्चा तो होगा ही, माल कहाँ से आएगा, पैसा वैसा, पैसे भी हुए, बहुत लोग मरे भी, और मराठास थे ही गोरिल्ला वॉरफेयर में, बैंड बजाते गए इनकी। तो यहाँ से लगभग अंदाज़ा लग चुका था कि अब हो रहा है डिक्लाइन मुगल एम्पायर का। ज़रूरी नहीं कि 1707 में जब ये मरा था उसी दिन लगा हो कि अब गिर गया मुगल एम्पायर, नहीं, उससे पहले ही लक्षण दिख गए थे, इतने लोग रेबेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर दे रहे हैं, विद्रोह करना शुरू कर दे रहे हैं औरंगजेब का, उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, औरंगजेब भी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, भले ही जीत रहा पर पैसे तो खर्च हो रहे हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं, मराठास ने तो बैंड बजाई थी, ठीक है, कहाँ गया, इस टाइम पे ही हमें लग गया था कि हो रहा है डिक्लाइन यहाँ पे, मुगल एम्पायर समाप्त। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, एंड बात सही भी है, कि अगर दारा शुकोह जो शाहजहाँ के जो बड़े बेटे थे, अगर वो रूलर बनते, एम्परर बनते, तो हो सकता है कि हिस्ट्री जो थी ना इंडिया की, कि चेंज हो जाती, काफ़ी हद तक चेंज हो जाती, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब एकदम था कट्टरपंथ, इसने मास लेवल की किलिंग करवाई, एक तो जो इस्लाम नहीं फॉलो करता था, जो धर्म नहीं मानता था उनका, ठीक है, बहुत मारा, मंदिरों को तोड़ा। और वहीं जो दारा शुकोह था वो पढ़ा लिखा इंसान था, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, अकबर जैसे था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत करता था, वैसे ही था वो। तो आप समझ सकते हैं कि क्या असर पड़ता आने वाली हिस्ट्री पे हमारा, उनका, अगर ऐसा होता। पर यहीं से लक्षण दिखने शुरू हो गए थे कि अब हो गया काम मुगल एम्पायर का, यहाँ से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया ऑफ द 6 जाट्स एंड सतनामीज, वही कहा ना कि रेबेलियन स्टार्ट हो गई थी,
नॉर्थ इंडिया से 6 जाट्स एंड सतनामी जो थे इन्होंने भी रेबेलियन स्टार्ट कर दी, विद्रोह। नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा तो अहोम्स ने स्टार्ट कर दिया था, डेक्कन में मराठास ने। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन, इसकी डेथ के बाद मतलब थ्रोन के लिए सक्सेशन मतलब कुछ चलता ही रहा, कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहा। तो यहाँ पे एक कुछ डेट्स वगैरह आपने देखी कि मेजर इवेंट्स एंड कैंपेन्स वगैरह जो हुए थे मुगल एम्परर्स के, ये स्टार्ट हुए थे। अब आप लोग से अनुरोध है कि चीज़ पढ़िए, आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो देखिए क्या लीजिएगा, किताब है आपके पास तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लीजिए। अगर मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए। कुछ हो सकता है बैटल्स वगैरह पूछ ले, किसने रेबल किया, कब कौन आया, कब कौन सा रूलर था, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है, तो आप बस ये याद रखिएगा। ये था आपका मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा किसके कंट्रोल में था? अकबर और औरंगजेब ने इतना कब्जाया था, मतलब समझ लीजिए इतना बड़ा एरिया। ये पूरा देखिए पाकिस्तान तो लगभग ख़त्म ही हो गया, पूरा आ गया पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान आ गया, इंडिया का ऊपर पूरा नॉर्थ, फिर ईस्ट में भी है, ठीक है। नीचे का डेक्कन रीजन देखिए, ये पूरा डेक्कन रीजन, ये देख रहे हैं, पूरा इंडिया आ चुका था। अब हम देखेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, जो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी चलो बता देता हूँ। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर देखिए क्या था ना, कि इसमें क्या था कि बाप का बेटा ही बेटा नहीं बनेगा, सॉरी बाप का जो बड़ा बेटा होगा वही थ्रोन पे नहीं बैठेगा। ये लोग बांट देते थे, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमूर कस्टम ऑफ कोपारसेनेटरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल सन्स। सबको बराबर बेटों को बांट देते थे, रूल प्रोविंसेस वगैरह बांट देने का सिस्टम था, ठीक है। इसमें इतना ही है जो मैंने समझा चुका हूँ आपको ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कुछ मुगल मैरिजेस वगैरह दे रखी हैं, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कच्चावा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ ए राजपूत रूलर। देखिए जहांगीर की जो माँ थी कच्चावा प्रिंसेस थी, और डॉटर थी किसकी? राजपूत रूलर अम्बेर की, मॉडर्न डे जयपुर में है ये। फिर जो द मदर ऑफ शाहजहां की जो मदर थी राठौड़ प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर मारवाड़, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर। टेक अ लुक एट टेबल 1, आपने ये ऊपर देख ही लिया, ठीक है। ये ऊपर देख ही लिया कि कैसे उनके क्या था रूलर्स, मतलब क्या सिस्टम था, ऊपर आपको मैंने बताया ना। बट देखिए यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। देखिए मुगल रूलर्स ने हर उन रीजन्स पे हमला किया जिन्होंने उनकी अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। जिन्होंने मान लिया वो तो चलो मुगल एम्पायर के अंडर आ गए, जिन्होंने नहीं माना उन पे हमला करो, जीतो। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलंटरीली। बट देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुगल्स क्या हुआ पावरफुल बनने लग गए ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो आपके रूलर्स थे ना, ये मुगल्स के साथ जुड़ते रहने लग गए। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत देखिए गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा था, ठीक है। मैनी ऑफ देम मैरिड विद देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्या हुआ, मुगल फैमिलीज में जो बच्चे थे उन्होंने शादियाँ की, किससे? राजपूत रूलर्स से वगैरह से। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए जो सिसोदिया राजपूत थे ना, ऊपर पता है ना, बताया था मैंने। द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ जो थे ना, इन्होंने मुगल अथॉरिटी को मानने से बड़े ही लंबे समय तक मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे मुगल को, ठीक है। मुगल कौन है भाई, हम नहीं मान रहे। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। देखिए पता है जब पर वो हारे ना, जब इनको ऐसा नहीं कि बेइज्जत किया गया हराने के बाद, ठीक है। हराने के बाद जैसे औरंगजेब का सीन था, औरंगजेब बेइज्जत करता था, इनको बेइज्जत नहीं किया गया, इनको अपनी लैंड वापस दी, कुछ लैंड दिया गया जिसको क्या कहते थे, ये वतन कहते थे, ठीक है। इनको दिया गया एंड असाइनमेंट वतन जागीर कहा गया। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग द अपोनेंट्स एनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेन। इसी कारण से क्या हुआ ना, देखिए मुगल ने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों किया, क्योंकि इन्होंने देखिए, एक तो मैं बताऊँ आपको, ये लोग लड़ाई करते थे, हराते थे, पर किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। इसके कारण क्या होता था, जो राजपूत थे ये भी खुश रहते थे एंड मुगल्स भी खुश रहते थे कि उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट देखिए डिफिकल्ट था, ज़्यादा दिन तक चला नहीं। औरंगजेब जब आया उसके खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने मतलब शुरुआत कर दिया, विद्रोह, बैंड बजने लग गया, वो हर किसी को जाके मारता रहता। राजपूत के अंदरूनी मामलों में भी वो मतलब हस्तक्षेप करने लग गया था। तो ये आपने देखा ना, औरंगजेब की बात कही गई है यहाँ पे, औरंगजेब छाया रहता है यार। अब मनसबदार से जागीरदार देखते हैं एक बार हम।
As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. देखिए जब एम्पायर जो था ना बड़ा हुआ ना, तो जाहिर सी बात है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ बंदों की तो जरूरत पड़ेगी ही. तो वो कौन थे? फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स. देखिए क्या था ना, मुगल एम्पायर में ना बड़े ही अच्छे अच्छे नोबल्स थे. स्टार्टिंग में क्या था कि टर्किश नोबल्स वगैरह थे. फिर इन्होंने एक्सपेंड किया, किसको? ईरानियंस आए, इंडियंस आए, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स. ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स के जो थे यहाँ पे आपको नोबल्स वगैरह देखने को मिल जाते थे. कहाँ पे? मुगल कोर्ट में. जो किसको गाइड करते थे? गाइड करते थे एम्परर को. अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सबको गाइड करते थे. अकबर के नौरत्न, ये सुना होगा ना, वो क्या करते थे? उनका काम था गाइड करने का. दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार. जो लोग मुगल को ज्वाइन करते थे उन्हें क्या कहते थे? जो मतलब जिस किंगडम ने हारा है अपनी जगह को, वो लोग अगर मुगल को स्वीकार कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या कहा जाता? उन लोगों को कहा जाता था मनसबदार. द टर्म मनसबदार, देखिए जो टर्म है आपकी मनसबदार, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक. देखिए मनसब क्या होता था? मनसबदार का मतलब क्या होता था कि जो लोग मनसबदार हैं उन लोगों का इंडिविजुअल होता था. ठीक है, उन लोगों को होल्ड्स अ पोजीशन क्या होता था? एक रैंक होती थी, मनसब, एक रैंक मिलती थी. जैसे आज होता है ना गवर्नमेंट जॉब्स में आईएएस, ठीक है, सुपीरियर रैंक, वैसी ही पोजीशन मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की. जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट की मोस्ट सुपीरियर रैंक है आईएएस. ठीक है, आईएएस वैसे ही था कि मनसब जो थे एक सुपीरियर रैंक थी, पोजीशन बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन थी. इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. मनसबदार्स में भी इन्होंने क्या था? ग्रेडिंग सिस्टम था. ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम बना रखा था जिसके आधार पर रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस्टेब्लिश कर सकें, मतलब उन्हें दे सकें ये सब फैसिलिटीज़ वगैरह. जैसे देख लीजिए आईएएस है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस होता है. ठीक है, डीएम भी आईएएस होता है. पर ये पोजीशन है, रैंकिंग्स है ना, एसडीएम, डीएम, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब रैंकिंग्स चली जाती हैं. तो वही चीज़ थी यहाँ पे भी. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू. देखिए रैंक्स एंड जो सैलरी वगैरह थी ना, ये किससे डिटरमाइंड थी? एक शब्द था जिसे हम क्या कहते थे? जट कहते थे. ठीक है, द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड लार्जर सैलरी. जितने ज़्यादा जट होंगे उसके, ठीक है, उतनी उसकी सैलरी होगी, उतनी उसकी रिस्पेक्ट होगी. कहाँ पे? किसी कोर्ट में, राजा के कोर्ट में उसकी उतनी ही इज्जत होगी. अब वहीं देखते हैं जट क्या होता है. जट रैंकिंग क्या है? नोबल्स विद अ जट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000. जिनकी रैंकिंग देखिए जट में 5000 होती थी, 1000, ठीक है, 5000 होती थी, इनको हाई रैंक दी जाती थी. किनके मुकाबले? जिनकी 1000 होती थी. ठीक है, अकबर के रेन में देखिएगा 29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी रैंक 5000 थी जट की. औरंगजेब के रैंक में देखिएगा नंबर रेन में क्या था कि ये इंक्रीज हो गया था 79 पे. ठीक है, और जब 79 हो गया तो जाहिर सी बात है कि अगर औरंगजेब की एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई होंगी, ज़्यादा लोगों को सैलरी देनी है. ठीक है, उस हो सकता है उस टाइम पे भी महंगाई बढ़ रही हो. ठीक है, महंगाई तो वही चीज़ थी कि ज़्यादा देर उनको सैलरी देनी पड़ती थी. 29 से सीधे 79 हो गए मनसबदार. रेटिंग्स के जट कहते थे उसे. द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी required him to, the मनसबदार्स military responsibilities required to maintain a specified number of सावर और कैवलरी मैन. देखिए मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी ना, कि ये लोग एक स्पेसिफिक नंबर में क्या सवार या कैवलरी मैन जो घुड़सवार होते थे ना उनको मेंटेन करके रखें. ठीक है, द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू. मनसबदार जो होते थे ये क्या करते थे? रिव्यू करवाते थे. किन का? घुड़सवारों का. ठीक है, क्यों? एंड उनको रजिस्टर्ड कराते थे. क्यों? द हॉर्सेज ब्रांडेड, इनको ब्रांड दिया जाता था. क्यों? क्या होता था ना, 5000 जो रैंकिंग्स वगैरह होती हैं वो इन पे भी डिपेंड करती थी घुड़सवारों पे. तो ऐसा ना हो कि एक ही घोड़े को आप 2-3 बार जोड़ लो फिर कह दो कि हाँ 5000 मेरी रेटिंग पूरी हो गया, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी, यस मौज करूँगा अब मैं. नहीं, ऐसा नहीं होता था. यहाँ पे था कि इन लोगों को ये घुड़सवारों को रजिस्टर्ड कराया जाए, घोड़ों को रजिस्टर्ड कराया जाता था. फिर क्या होता था? इन घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी. इन घोड़ों की भी ब्रांडिंग होती थी, एक धप्पा सील सा मार दिया जाता था. ठीक है, एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम ए सैलरी. उसके बाद ही इन्हें सैलरी वगैरह मिलती थी. ठीक है, रेटिंग के हिसाब से. मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर. ठीक है, मनसबदार को सैलरी कैसे मिलती थी? असाइनमेंट्स के तौर पे, जागीर्स के तौर पे मिलती थी. सम वॉट लाइक इकतास मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया, अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिए, वीडियो देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर ही था. बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार्स, मुक्तीज भी वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, इकतास भी पढ़ाया था, इधर देखिएगा. मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड और इन एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. मतलब क्या था ना यहाँ पे देखिए, उसमें क्या था इकतास वगैरह में क्या सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में
कि अगर जहाँ पे उसे बनाया गया है, उस लैंड का ओनर इक्ता बनाया गया है, तो उसमें क्या था, इक्ताधार कहते हैं, ठीक है, तो वो वहीं रहेगा, वहीं सर्विस देगा। पर यहाँ पे क्या था, मनसबदार में, मनसबदार जहाँ का हेड है उसको वहाँ से उठा दिया जाता था, रहेगा वहीं का, पर उसको वर्क के लिए कहीं और भेज दिया जाता है। परमानेंट ऐसा नहीं था कि परमानेंट तुम यहीं दबे रहोगे। देर ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय द सर्वेंट्स वाइल दी मनसबदार themselves सर्व्ड इन द सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मैंने आपको बताया सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी सर्व कर सकते थे। अब आगे चलते हैं, देखिए ये कुछ जा रहे हैं। और मनसबदार मार्च यूनिट विद सवार, सवार यानी घुड़सवार जो थे। अब देखिए, देखते हैं। इन अकबर्स रेन जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड टू दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, ठीक है। यहाँ पे वही मैंने आपको ऊपर बता दिया। बाय औरंगजेब्स रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। देखिए अकबर के रेन में तो जितना कलेक्ट करोगे उतना ही तुम्हें रेवेन्यू मिलता था, उसके आधार पे, रैंकिंग के हिसाब से। पर औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ ना कि एक तो इनके टाइम पे मनसबदार ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, एंड उतने कलेक्शन नहीं हो पाती थी कि जितनी सैलरी दे सकें, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। मैंने आपको जैसे बताया कि नंबर ऑफ मनसबदार्स बढ़ गए थे औरंगजेब के टाइम पे, नंबर ऑफ मनसबदार्स बढ़ गए थे, ठीक है। विच मेंट लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड द जागीर। इसके कारण उन्हें बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था उनकी जागीर या सैलरी आए, ठीक है। दिस एंड दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। इसके कारण क्या हुआ, शॉर्टेज होगी जागीर्स की। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यूज एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। इसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने ना, जागीर जो थे, इन्होंने मनसबदार्स वगैरह ने क्या किया कि लूटना शुरू कर दिया पीजेंट्स फार्मर्स वगैरह को, उनसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए। तो नहीं पैसे मिलेंगे तो यही सब करते, करप्शन वहाँ पे था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि करप्शन उस टाइम पे भी था, ठीक है। एज अ रिजल्ट मैनी जागीर्स, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन एंड द पेजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडियसली। इसके कारण देखिए क्या हुआ ना कि औरंगजेब के बस की बात हुई नहीं, ठीक है। इसका दिमाग से इतना था, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, लूटो पाटो, ठीक है, और धर्म की, इस्लाम धर्म फैलाओ, बस इसी में इसका मन लगा रहता था, ठीक है। दिमाग इसका तेज चलता था औरंगजेब का, पर इन सब चीज़ों में नहीं था इसका, ठीक है। इसमें क्या था, औरंगजेब ने लास्ट के अपने दिनों में नहीं कंट्रोल कर पाया। इसके कारण पीजेंट्स वगैरह को बहुत लूटा गया, ठीक है, पीजेंट्स वगैरह को बहुत लूटा गया, ठीक है। उसके कारण फार्मर्स को लूटा गया। मतलब ये होता था कि फार्मर जो अपनी जगह पे, मतलब अपनी ज़मीन पे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस कर रहे हैं उनको वो तक नहीं मिलता था, वो पूरे चले जाते थे, सोचिए। उसके कारण क्या हुआ, पीजेंट्स वगैरह ने भी क्या, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। अब जब्त एंड ज़मींदार, ये देख रहे हैं, ये पैसा ले रहा है, ये इसे मार रहे, क्यों, ये फार्म पैसा देने के लिए, ठीक है। जब्त एंड ज़मींदार सब हम देखेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मेन, जो आपका जो मुगल के पास इनकम का जो सोर्स था वो क्या था, टैक्स, जो पीजेंट्स वगैरह, एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स वगैरह से जो मिलता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स। मोस्ट प्लेसेस में क्या होता था, पीजेंट्स जो होते थे किसको टैक्स देते थे, रूरल एलिट्स, जो कुछ मतलब रूरल एरिया में, उस एरिया में कुछ अमीर जो परिवार होते थे उनको देते थे, या कुछ जगह पे हेडमैन वगैरह होते थे, या कुछ जगह लोकल चीफ्टिन्स वगैरह होते थे, ठीक है। द मुगल्स यूज द टर्म जमींदार, और इनको ये मुगल्स क्या टर्म्स बुलाते थे, जमींदार्स कहते थे, टू डिस्क्राइब एन इंटरमीडियरीज वेदर दे वन लोकल हेडमैन और विलेज पावरफुल, ठीक है। मुगल्स क्या बुलाते थे ना, जमींदार्स बुलाते थे, ठीक है। इंटरमीडियरीज थे किसके, ये मुगल्स के, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा जब्त एंड जमींदार्स का भी कॉन्सेप्ट आया। जब्त मतलब, ठीक है, जब्त कर लो। जमींदार कौन कौन से, आपके हेडमैन हो गए, लोकल चीफ्टेन्स हो गए, या जो मोस्ट इलाइट पीपल्स इन द रूरल एरिया होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। अब अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप्स यील्ड। तोडरमल ने क्या किया कि क्रॉप्स की जो यील्ड्स होती थी ना, इसकी एक तगड़ी तरीके से इन्होंने सर्वे किया, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ओवर 10 ईयर। इन्होंने हर चीज़ देखी 1570 से 1580 के बीच में कि कहाँ पे पैदावार ज़्यादा हो रही, कहाँ पे कम हो रही, कहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। उस हिसाब से इन्होंने टैक्सेस वगैरह लगाए थे। वही दीजिए यहाँ पे दे रखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, सर्वे जो किया था, टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सी कल्टीवेशन क्रॉप प्रोड्यूस हो, मतलब उगाई जा रही है, कहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये सब कहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है, इस सब का जब सर्वे किया गया तब इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। एंड
हर क्रॉप पे एक अलग सा टैक्स लगा दिया कैश के तौर पे, ठीक है, कैश के, क्रॉप इन कैश, ठीक है। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू। सारे प्रोविंसेस को डिवाइड किस में कर दिया गया, रेवेन्यू सर्कल्स में विभाजित कर दिया गया, जहाँ पे उनके खुद के शेड्यूल होते थे रेवेन्यू रेट्स के, इंडिविजुअल क्रॉप्स के। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। इस रेवेन्यू सिस्टम जो था ना, इसे हम कहते थे जब्त। अब आप समझे, मतलब यहाँ पे क्या है, हर प्रोविंस जो थी वहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू सर्कल्स बनाए विथ इट्स ओन शेड्यूल, उनका खुद का शेड्यूल होता था, रेवेन्यू रेट्स वगैरह होती थी हर क्रॉप्स के, इंडिविजुअल क्रॉप्स के हिसाब से। एंड इसी रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त कहते हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा, टर्म्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। ज़मींदारी टर्म आपकी कहाँ पे आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड, ठीक है, जहाँ पे सर्वे हुआ था उसी एरिया की बात की गई है बस। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। गुजरात एंड बंगाल में इसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव दैम टू रेबेलियन। कहाँ कहीं कहीं पे क्या हुआ कि ज़मींदार्स वगैरह ने या जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया पीजेंट्स वगैरह को, फार्मर्स वगैरह को। तो इसके कारण क्या हुआ, पीजेंट्स के भी रेबेल मतलब विद्रोह स्टार्ट हो गया था, ठीक है। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबेलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। कभी कभी जो सेम कास्ट जो के होते थे ज़मींदार एंड पीजेंट्स, वो लोग भी रेबल स्टार्ट कर देते थे मुगल अथॉरिटी के लिए। These peasant revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। इसी कारण क्या एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में हालत बुरी हो गई थी औरंगजेब की, ठीक है, हालत बुरी हो गई थी। एंड आपको पता है कितनी सारी इंस्टेबिलिटी छा गई थी। मैंने बताया ना उसी टाइम से ऐसा हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि जब औरंगजेब मरा था उसी दिन के बाद शुरू हुआ गया था मुगल डिक्लाइन। उससे पहले से लक्षण दिख गए थे कि मुगल अब डिक्लाइन होने वाला है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अकबरनामा एंड एन अकबरी कुछ लिखी गई है, इससे हम देखते हैं क्या है। अकबर जो, ये देखिए पढ़िए आप मेरे साथ। अकबर जो थे ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, इसके अकबर के जो थे क्लोज फ्रेंड थे जो इनके कोर्ट में भी थे, अबू फजल जो थे ना, इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। इन्होंने हिस्ट्री लिखी। अकबर ने क्या कहा कि मेरे लिए ना यार तुम मेरी बायोग्राफी लिखो, मेरे काम वाम लिखो, ठीक है, लिखो कि आने वाली लोग पढ़ें उसे। अबुल फजल ने क्या लिखा, रोट अ 3 वॉल्यूम। इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी अकबर की, मतलब बायोग्राफी, उसमें 3 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा। पहले वॉल्यूम में था देखिए क्या, अकबरनामा, और इन्होंने क्या देखिए अकबर की रीन को लिखा जिसका नाम इन्होंने दिया अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकंड, फर्स्ट वॉल्यूम किसके बारे में बताती है, अकबर के जो एंसेस्टर्स वगैरह थे। सेकंड वॉल्यूम किसके बारे में बताते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, अकबर ने जहाँ अकबर की रेंज के बारे में बताती हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज द एन ए अकबरी ये रहा ना, इसकी बात की गई है, एन ए अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इसमें थर्ड वॉल्यूम में क्या बताया जाता है, किसके बारे में, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी, हाउस होल्ड क्या, आर्मी, रेवेन्यूज वगैरह, एंड ज्योग्राफी क्या है एम्पायर की। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इसमें यह भी बताया गया है कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह, ये भी बताई गई है कि लोग कैसे रहते थे इंडिया में उस टाइम पे। The most interesting aspect of the N.A. Akbari is its rich statistical detail about things as diverse and crops yields। ये सब भी बताया गया इसमें। तो आप देख सकते हैं अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फैजल। अकबर यहाँ पे रिसीव करते हैं, आपको देख रहे हैं अबुल फैजल वो अकबरनामा को रिसीव करते हुए। अब एक बार हम क्लोजर लुक देखते हैं किसका, अकबर की पॉलिसीज़ का। मैंने कहा था ना इस चैप्टर में आप ज़्यादातर अकबर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वही हम पढ़ रहे हैं। The broad features of the administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abu Fazl in his book। एन अकबरी में आपको बता रखा है, तभी तो हमें पता चलता है अकबर उस टाइम पे क्या था, अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसा कल्चरल बिहेवियर था उस टाइम पे। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, अकबरनामा से, एन अकबरी से पता चलता है, ठीक है। अकबर की पॉलिसीज़ वगैरह इसी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी, जल्दी बताइए, अभी पढ़ा है मैंने, ऊपर नाम बताइए नीचे। अच्छा लिखा हुआ है इधर, अबुल फैजल ने क्या लिखा, एक्सप्लेन कर रखा था। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जिन्हें हम क्या कहते थे, सूबास कहते थे। एंड ये किनके द्वारा चलाया जाता था, सूबेदार के द्वारा चलाया जाता था। हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन जो होते थे वहाँ के सूबास के, प्रोविंसेस के, वो संभालते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए अबू फैसल ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया क्या कि सारे जो एम्पायर था उसको प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। यहाँ पे आप देखिएगा लिखा गया, उन्हें क्या कहते थे, सूबास कहते थे, सूबास कहते थे। एंड जो गवर्न करते थे उन्हें हम क्या कहते थे, सूबेदार। इनको क्या काम दिया था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को संभालने का काम था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर,
हर प्रोविंसेस के बाद एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी था, क्या, जिसे हम क्या कहते थे, दीवान कहते थे. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स. मेंटेनेंस अगर करनी है, मतलब एक पीस कायम करना है उस प्रोविंस में, तो सूबेदार को अदर ऑफिसर्स से क्या सपोर्ट वगैरह भी मिलता था. सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी. कैसे, कौन कौन से, देखिए हम. सच एज मिलिट्री पे मास्टर जो थे बख्शी जी, उनसे भी मिलता था. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल पैट्रोनेज, ठीक है, सादर कहते थे उन्हें. मिलिट्री पे मास्टर को हम क्या कहते थे, बख्शी. फिर जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज थे उन्हें हम सादर कहते थे. एंड मिलिट्री कमांडर्स को क्या कहते थे हम, फौजदार्स. एंड द टाउन पुलिस कमांडर को क्या कहते थे, कोटवाल. अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जितने भी टर्म्स वगैरह होते हैं इनको आप नोटबुक में बिल्कुल लिखा करिए. एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो खास कर है ना, इसकी यही खासियत है दोस्तों. ये जो टर्म्स होते हैं ना, डायरेक्ट किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेंगे बताइए सदर कहाँ पे यूज होता था, इसका मतलब क्या सदर का, ऐसे दिया, फौजदार, कोटवाल का क्या, बख्शी किसे कहते थे, मिलिट्री पे मास्टर, मतलब ये पूछ लेगा. अकबर की जो पॉलिसीज थी उसमें एक शब्द आया बख्शी, ये किसके लिए यूज होता था, तो आप बता पाएँ तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. पॉइंट्स के फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है, माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है. आपको जैसे नोट्स बनाने बनाइए, पर बनाइए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे प्लीज़. एंड अभी तक आपको ये चैप्टर अगर समझ में आ रहा है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नॉलेज कैसल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कीजिए. आपकी मदद मिल जाए तो एकदम मज़ा सा आ जाए. तो आपने यहाँ देखा. अब चलिए हम आगे चलते हैं. Akbar's nobles command large armies and had access to large amounts of revenue. ठीक है. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. अकबर के टाइम पे तो चलो ठीक है, आर्मीज थी, लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज भी आ रहे थे, पर धीरे धीरे 17वीं शताब्दी जैसे जैसे खत्म हो रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जो नोबल्स वगैरह थे ना, खुद पावरफुल होने लग गए. इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचा. उसके बाद मुगल एम्पायर की जो डिक्लाइन हुई, मतलब समझ लीजिए इतनी बैंड बजती है ना, शानदार तरीके से बैंड बजती है 17वीं शताब्दी के एंड में. मतलब लक्षण पता चल गए थे, बार मैं वही कहूँगा, लक्षण 1690 से ही पता चल गया था. मुगल एम्पायर खत्म खत्म खत्म, कब औरंगजेब मरे और कब खत्म, बस. दोगमा एक शब्द है यहाँ पे. अब दोगमा का मतलब देखते हैं. स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव. एक स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन क्या होता था, डिक्लेयर किया जाता था और अथॉरिटेटिव विदाउट एक्सेप्ट, मतलब विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड फॉलोड विदाउट द क्वेश्चन. किसकी एक्सपेक्टेशन, मतलब किस एक्सपेक्टेशन से किया जाता था इसे, कि इसे लोग फॉलो करें बिना किसी क्वेश्चन के. एंड वही बिगोट एक शब्द है यहाँ पे. बिगोट देखते हैं. एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर. अब इसमें देखिए क्या है बिगोट का टर्म. आपको मैं एग्जाम्पल से जानता हूँ. मान लीजिए एक इंसान है, ए इंसान और बी इंसान, दोनों इंसान हैं, दोनों आदमी है, ठीक है. एक का रिलीजन अलग है, दूसरे का रिलीजन अलग है. अब ठीक है, पहला वाला इंसान कहता है मैं दूसरे के रिलीजन को मानता ही नहीं, भाड़ में जाए, ठीक है, मेरे को मतलब ही नहीं उससे, मेरे को कल्चर से उसका क्या लेना देना है. तो उस बंदे को हम कहते हैं, वैसी सोच वाले बंदे को हम कहते हैं क्या, बिगोट. उसे हम कहते हैं बिगोट. समझ गए आप. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion. देखिए अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था ना 1570 में, तो इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किए किस पे, रिलीजन मैटर्स पे. उलामा, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से प्रेजेंट थे, उलामा, ब्राह्मण, जीसस प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस, ये सब प्रेजेंट थे. जो बड़े बड़े आपके पुजारी थे, बड़े मतलब हेड थे अलग अलग धर्मों के. दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना. ये सारे डिस्कशंस कहाँ हुए थे, एक प्लेस का नाम था जिसका नाम था इबादत खाना. इसको भी याद रखिएगा. He was interested in the religion and social customs of different people. अकबर को ना बहुत शौक था अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ने के लिए, सोशल कस्टम्स डिफरेंट पीपल्स के बारे में जानने का, ठीक है. अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बिगट्स. जैसे जैसे अकबर बात कर रहा था ना जब उनसे, तो अकबर को महसूस होने लग गया कि इन लोगों की भी सोच मतलब बिगुट जैसी है, ठीक है, बिगुट्स हैं ये सारे. मतलब एक दूसरे के रिलीजन को महत्व देते ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमारा रिलीजन सुपीरियर है. एंड वहीं औरंगजेब के टाइम पे भी हो गया था. औरंगजेब भी होट बन गया था, उसने इस्लाम को एकदम चढ़ा दिया था. Their teachings created divisions and disharmony amongst the subjects. This eventually, ये रहे बातचीत चल रही है यहाँ पे, यही होगी, ठीक है. This event led Akbar to the idea of Sulh-e-Khul,
ठीक है, सुल्य खुल का आया है द यूनिवर्सल पीस, इसे क्या कहते थे, यूनिवर्सल पीस। अब याद रखिएगा सुल्य खुल एक रिलीजन प्रस्ताव किया था किसने, अकबर ने, कि सुल्य खुल एक रिलीजन, ठीक है, यूनिवर्सल पीस, जिसमें क्या था, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का एक आइडिया था, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल और डिफरेंट रिलीजन, किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देगा, रिलीजन्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी इस रिलीजन में। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस पे इन्होंने फोकस किया गया था। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता। अबुल फैजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुल्ह ए खुल। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। इस प्रिंसिपल को, सुल्ह खुल को, अबू फैजल ने तो फॉलो किया ही, इन लोगों ने फॉलो नहीं किया था, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, तो जो बाकी जो आए थे धर्मगुरु, इन्होंने साथ नहीं दिया था, कि नहीं, मना कर दिया। पर क्या था कि अबू फजल ने साथ दिया, फिर जो बाद में जहांगीर और शाहजहां आए थे, इन्होंने भी फॉलो किया था इस रिलीजन को। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अकबर और शाहजहां, अकबर कितना रिलीजियस पर्सन था, इसने एक रिलीजन निकाल ही दिया था। अब आप लोग से क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, अगर बाई चांस अगर ये रिलीजन आज भी एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट होता, ठीक है, माना जा चुका होता, आज एग्जिस्ट होता, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या चेंजेस आते कुछ, ये ऐसे ही मतलब कुछ ऐसा इसमें दे नहीं रखा, पर मैं पूछ रहा हूँ कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको, जिस रिलीजन में आपको यूनिवर्सल पीस देखने को मिल रहा है, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, एथिक्स वगैरह देखने को मिल रही हैं, रिलीजन्स वगैरह को मतलब डिस्क्रिमिनेट आधार, रिलीजन्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा। क्या ये रिलीजन अगर आज होता तो हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते, कुछ अलग देखने को मिलता? इसका आंसर दीजिए यार, मतलब जानने का शौक हो रहा है मेरे को, उत्सुकता हो रही कि आपका आंसर देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलता। अब ये लास्ट आपका टॉपिक है आज का, कि अकबर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी एंड आफ्टर के बारे में बता रखा है। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री जो एफिशिएंसी थी ना मुगल एम्पायर की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत कामयाबी दी, ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी इन्हें दी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इज एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आए थे वो कहते थे कि मतलब इस टाइम पे तो भारत में वेल्थ ही वेल्थ थी, पर वो लोग क्या कहते थे, बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपेरेंट एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड अमंग दी ग्रेटेस्ट ऑप्युलेंस। ये लोग कहते थे जो बाहर से विजिटर्स आए थे कि भारत में बहुत वेल्थ है, पर ये लोग ये भी कहते थे कि उसके पैरेलल में ही भारत में बहुत गरीबी भी है, बहुत एक साइड में हम सिर्फ अगर वेल्थ देखें तो नहीं, बहुत गरीबी भी है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। The inequalities were glaring. Documents from the 20th year, ठीक क्या लिखा है, Documents from the 20th year of शाहजहां's reign, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो थे 20th ईयर के शाहजहां के रेन के, इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वाज 445। एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है जो शाहजहां के रेन में था, उससे पता चलता है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मनसबदार किसी भी, मतलब किसी भी क्या एम्परर के जो रेन में गए थे वो थे आपके 445, ठीक है। टोटल कितने मनसबदार थे, 800, उसमें से हाईएस्ट कितने गए थे, 445, जो 5000 की रेटिंग वाले थे। दिस स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल ऑफ मनसबदार्स रिसीव 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इन 445 पे ही जो 5.6% थे टोटल का, इन्हें 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का ये सैलरीज इन्हें दे दी जाते थे इनके ट्रूपर्स वगैरह के लिए। तो सोचिए, the Mughal emperors and their mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure, मतलब मुगल के जो मनसबदार को सैलरी मिलती थी, ये लोग इनकम अपनी स्पेंड भी करेंगे गुड्स वगैरह को खरीदने में। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस, इस एक्सपेंडिचर से आर्टिसंस, पीजेंट्स वगैरह को क्या हुआ, मदद मिली, सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटर फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एंड पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस, ठीक है। तो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे ना, उनके हाथ में एक तो बहुत कम पैसे आने लग गए क्योंकि उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया ना कि ज़्यादा जो छोटे लोग थे, ये अपनी पीजेंट्स वगैरह जो थे, ये ज़्यादातर मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। द पुअरेस्ट अमंग्स देम लिव इन द हैंड ऑफ माउथ, खाने तक के पैसे नहीं होते थे। जो लोग अपने खेत पे खाना उगाते थे उन लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, सिर्फ कभी कैसे 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 अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सोचिए, कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। सही सी बात है, एडिशनल रिसोर्सेज में कहाँ से पैसे लगाएंगे जब पैसे ही नहीं है, कहाँ से अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, तो इसकी भी समस्या थी। टूल्स एंड सप्लाईज, ठीक है,
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए टूल्स एंड चाहिए होते थे। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। इस टाइम पे क्या हुआ, जो वेल्थियर पीजेंट्स वगैरह थे ना, आर्टिसनल ग्रुप्स वगैरह थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। पर वहीं जो छोटे थे ये लोग मतलब ख़त्म हो गए थे इस टाइम पे, मतलब मान लीजिएगा तो। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. देखिए क्या हुआ था ना, मुगल जो एलिट पर्सन थे ना इस टाइम पे 17th सेंचुरी में, इस टाइम पे क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने अपने जब रिसोर्सेज पे कमांड आई तो ये लोग बहुत पावरफुल होने लग गए, पावरफुल ग्रुप बन के उभरने लग गए। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइंड, इसके कारण क्या हुआ, जो मुगल एम्पर की जो अथॉरिटी थी ना ये धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू होगी। हिज सर्वेंट्स हिज मतलब जो मुगल एम्पर के जो सर्वेंट्स वगैरह थे ये क्या हुआ, पावरफुल सेंटर्स बन के उभरे, ठीक है, पावरफुल बन के उभरे कहाँ पे, कुछ कुछ रीजन्स वगैरह में। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस, इन्होंने नई डायनेस्टीज बनाई, ठीक है, कई प्रोविंसेस जो थे वहाँ का कमांड लिया। जैसे हैदराबाद के जो आपके क्या थे, हैदराबाद के आपके थे, मैं भूल रहा हूँ, अवध के आपके नवाब्स हो गए, एंड हैदराबाद के अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ऑल्सो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, ठीक है। बाय द 18th century द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी विल रोड, मतलब यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख गया था कि हाँ यहाँ पे मुगल एम्पायर अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। मतलब हैदराबाद एंड अवध के भी जो थे ना, जो नए नए लोग आ रहे थे, रूलर्स आ रहे थे, इन्होंने भी क्या किया, नवाब्स थे आपके अवध के हैदराबाद में, तो फिर ये क्या था, ये लोग कह रहे थे कि हम सेंटर को ट्रिब्यूट भेजते रहेंगे, सेंटर यानी मुगल्स को ट्रिब्यूट भेजते रहेंगे, पर हम यहाँ पे हमारा ही कंट्रोल होगा, हमारा ही कंट्रोल होगा, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो बस दोस्तों आज का चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मुगल एम्पायर की थोड़ी सोच आपको पता चली होगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, औरंगज़ेब, अकबर की पॉलिसीज़ वगैरह, अकबर नामा, इन सब के बारे में आपको पता चला होगा। तो उम्मीद है आपको आज के लेसन से कुछ सीखने को मिला, पढ़ने में मज़ा आया, आपने मौज की, मज़ा किया। तो आपको एक ही चीज़ तो करनी है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि सुल कुल जो था आपका यूनिवर्सल पीस, जो एक रिलीजन है जो अकबर ने मतलब बोला था, अगर वो आज के टाइम पे भी बाई चांस अगर रहता तो शायद हम ये सब चीज़ें देख सकते थे, यूनिवर्सल पीस, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, एथिक्स, रिलीजन्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, क्या ये हमें देखने को मिल सकता था? आपकी सोच जानना चाहता हूँ मैं, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। एंड बस क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। अभी तो कुछ नहीं ग्रो किए हैं यार, करना अभी बहुत ऊपर तक जाना है, आपके लिए बहुत सारे प्लान्स वगैरह हैं, बस आपको मदद करते रहनी, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। मैं फिर तहलका मचा देंगे यार, हम तहलका। तो बस दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, मुझे उम्मीद है आज के इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।